गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करूंगा जब हमने इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा था, और क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी फेल हो गई थी और क्यों आपको क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी थी, वो सब भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लिखेंगे द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ matter when a radiation of sufficient when a radiation of sufficient frequency falls upon it is called photoelectric effect. is called is called photoelectric effect, and the electrons that are ejected are called photoelectrons. Clear? देखो क्या है, जिस तुम्हारा एक मेटर सरफेस है। ठीक है, ये तुम्हारा एक मेटर का सरफेस है। तुमने क्या करा, इस पे तुमने लाइट इंसिडेंट कराई। ठीक है, उस लाइट की कुछ एनर्जी रही होगी। ठीक है, अब जब तुम इस पे लाइट रेडिएट कराओगे तो क्या होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन बाउंड होंगे अपनी कुछ एनर्जी से, जिसको हम बोलते हैं फाई वर्क फंक्शन। फाई से डिनोट करेंगे और उसको वर्क फंक्शन बोलेंगे। तो ये एनर्जी अगर तुम्हारी ज्यादा हो जाएगी उस वर्क फंक्शन से, इसलिए बोला सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, सफिशिएंट एनर्जी। ठीक है, इसको एनर्जी कर लेना, फ्रीक्वेंसी एनर्जी एक ही बात है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को एनर्जी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सफिशिएंट एनर्जी या फ्रीक्वेंसी दोनों लिख लेना। ठीक है, तो अगर ये उससे ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे। तो उसी फिनोमेना को आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? और इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो बाहर निकल के आए, उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? वर्क फंक्शन ऐसे ही समझ लो जैसे तुमने आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा होगा ना। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, यहाँ घूम रहे हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के, यहाँ तुमने रेडिएशन एमिट करी, ऐसे ही बहुत सारे एटम होंगे इसमें। ठीक है, और तुमने लाइट इंसिडेंट कराई और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, हमें नहीं पता कौन सा निकला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इन इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फिनोमिना हुआ
इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? तुमने ये जो अमीशन पढ़ा होगा ना, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मैटर से, ये और भी तरीके से पढ़ा, जैसे तुमने थर्मोडायनेमिक अमीशन पढ़ा होगा। ठीक है। थर्मोआयनिक अमीशन पढ़ा होगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक अमीशन। और एक तुमने पढ़ा होगा फील्ड अमीशन पढ़ा होगा, फोटोडायोड में। ठीक है। ये क्या करेंगे, हीट जनरेट कराएंगे, और उससे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे मैटर से। यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलवाएंगे। जैसे क्या होगा, ये तुम्हारा मैटर है, अब मैंने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ठीक है। इधर मैंने क्या करा, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी बहुत ज्यादा। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इस मैटर से। क्लियर? लेकिन हम ये नहीं, ये सब नहीं पढ़ रहे, हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। जब फोटॉन्स की मदद से तुम्हारा एमिशन हो। ठीक है। तो आई थिंक आई एम हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। ओके। नाउ, ठीक है, इसके, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये तुम्हारा हुआ था, हेनरी हर्ट्ज ने किया था। ठीक है। इन 1887। क्लियर? और हेनरी हर्ट्ज ने जब एक्सपेरिमेंट करा, तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लिखी। ठीक है। फर्स्टली, दिस एक्सपेरिमेंट this experiment was conducted by Henry Hertz and its successful theoretical, yeah, its successful theoretical explanation was given by Albert Einstein. क्लियर? ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हेनरी हर्ट्ज ने क्या क्या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस देखी थी। ठीक है, हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जब वो उसने एक्सपेरिमेंट करवाया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो उसकी पहली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या लाइट। ठीक है। लाइट एक पार्ट है रेडिएशन का, ईएम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा होता है ना, जो तुमने पढ़ा है। ठीक है। उसका विजिबल लाइट एक पार्ट है। जैसे यहाँ तुम्हारा रेडियो वेव आएगा, ठीक है, माइक्रोवेव आएगा, फिर तुम्हारा आईआर आएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा, आईआर आएगा, उसके बाद ये विजिबल आएगा रेड से लेके वोयलेट तक। ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं, यूवी आएगा, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद गामा रे। क्लियर है? तो रेडिएशन, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है, जिसमें से ये जो विजिबल लाइट है, ठीक है, वो भी रेडिएशन होगी, और ये पूरा भी रेडिएशन है। लेकिन हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना यही यूज करते हैं ज्यादातर, मतलब इतने में काम हो जाता है। ठीक है। बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन रेडिएशन मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाएगा। ठीक है। तो पहली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन, is less than the threshold, less than
द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, इसको न्यू से डिनोट कर लेंगे फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी न्यू नोट। देन नो, नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। देन देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर। क्लियर है? सेकंड देखो, सेकंड है तुम्हारा इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट radiation is greater than the threshold frequency, then then photoelectron photoelectron will be emitted no matter how low the intensity of radiation will be। ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। दूसरे में क्या कह रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इजेक्शन हो जाएगा, इंटेंसिटी कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड है तुम्हारा, ठीक है, फर्दर देयर इज नहीं, थर्ड लिखना, एट एनी फ्रीक्वेंसी, एट एनी फ्रीक्वेंसी above न्यू नॉट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड independent of frequency of light या radiation। ठीक है, क्लियर है? तो n number of photon is directly proportional to the intensity। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेंगे। फोर्थ है तुम्हारा द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी of the ejected electron
electrons depends on frequency of light. It varies linearly with frequency. क्लियर है? और फिफ्थ है आपका, देयर विल बी नो टाइम लैग देयर विल बी नो टाइम लैग देयर विल बी नो टाइम लैग between the incident of photon on the surface of matter and emission of electron. क्लियर? तो ये तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी। पहला क्या कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की या एनर्जी है, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी उसकी एनर्जी, तो इजेक्शन होगा, वरना इजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये शुरुआत की। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी पॉसिबल। इफ लेस देन नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड वन इज at any frequency above the threshold frequency, ठीक है, if the frequency of the incident radiation is greater than threshold frequency, then the number of photoelectrons that are emitted from the surface are directly proportional to the intensity of the photons. That means that the number of ejected electrons increases with the intensity of the light, and it depends only on the intensity of the light and do not depend on the frequency of the light. Okay, and the fourth one is the kinetic energy of the ejected electrons will depends only on the frequency and not on the intensity, and it varies linearly with the frequency. That is, the kinetic energy of the ejected electrons varies linearly with the frequency of the light and independent to the intensity of the light. And the fifth and the last one is there will be no time lag between the incident of the photon on the surface of the matter and the ejection of the electrons from that surface. That is, as soon as the photon hits the surface of the matter, the electron will be ejected out. And if you want to quantify that, uh, the time lag will be somewhere around tau is equal to 10 raised to power minus 9 seconds. Okay, this is the time for which electrons remains in the excited state. You have learned ना? अरे तुमने पढ़ा होगा ना, देखो न्यूक्लियर में कि एक इलेक्ट्रॉन है और ये अपनी स्टेट से दूसरी हायर स्टेट में आता है, तो यहाँ पे कितनी देर तक रहता है? 10⁻⁻8 से 10⁻⁻9 सेकंड तक। ठीक है, तो इतना टाइम ही लगेगा निकलने में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट वहां से आया। क्लियर है? अब देखो, इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था 1887 में। उस टाइम पे जो रेडिएशन को लेके थ्योरी थी वो क्लासिकल थ्योरी थी, और क्लासिकल थ्योरी में तुमने पढ़ा है मैक्सवेल क्या बोलता है? मैक्सवेल बोलता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने करा था ना एक्सपेरिमेंट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे अपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा आपने, बीएससी सेकेंड ईयर में। ठीक है, नहीं पढ़ा था? वो करा था तुमने, डेल स्क्वायर बी
इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू बी बाय डेल टी टू, और डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाय डेल टी टू। ये पढ़े थे इक्वेशन, इनको सोल्व करा था। मैक्सवेल की चार इक्वेशन यूज करी थी और उनको यूज करके तुमने निकाला था। ठीक है, डेल डॉट इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और दो इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड पे डेल डॉट बी जीरो, डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे प्लस डेल ई बाय डेल टी एप्सिलॉन नॉट। ये चार इक्वेशन यूज करी थी और तुमने ये प्रूफ कर दिया था कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी आ रही थी ना, उस वेलोसिटी की वैल्यू आ रही थी 3 × 10⁻⁸ जो कि लाइट की स्पीड है। ठीक है, तो इसलिए मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर? तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये बोलती है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, अब अगर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्लियर, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो तुम वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, याद है? वाई इज इक्वल टू वाई नॉट ई की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। तो ऐसे ही तुमने इसको भी डिनोट करा था, ई को लिखा था तुमने ई नोट ई की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी, और तुमने बी को लिखा था बी नोट ई की पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स होंगे उस लाइट में। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स उस मेटर सरफेस से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इस मेटर सरफेस से रिएक्ट करेंगे, तो क्या होगा? वो एक फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स कितनी होगी? क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी। अब तुमने ईएमटी में ये भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्सेस डू नो वर्क, तो ये तो तुम्हारा आएगा ही नहीं। मैग्नेटिक फोर्स का तो कोई काम ही नहीं होगा, वो तो फोर्स लगाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ रोटेट करा सकता है, मूव तो करा ही नहीं सकता। ठीक है, मूव इन द सेंस आई एम सेइंग दैट ट्रांसलेशन मोशन विल नॉट बी पॉसिबल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ट्रांसलेशन मोशन विल ओनली बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैंने अभी ये बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो ऐसे मूवमेंट नहीं करा पाएगी, सरफेस से बाहर नहीं निकाल पाएगी। मैग्नेटिक फील्ड उसको ज्यादा से ज्यादा रोटेट करा सकती है। ठीक है, पढ़ा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड ओनली क्रिएट्स रोटेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटरेक्शन होगा। और ये फोर्स अगर इतनी ज्यादा हो गई, ठीक है, यहां से देखो ओमेगा, ठीक है, अगर ये फिर ये फोर्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स इतनी ज्यादा हो गई इसमें कि ये इसको बाहर निकाल पाए, तो हम बोल देंगे कि थर्मो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, क्लियर, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तुमने भी पढ़ा होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, और अगर ये इतना हो गया वर्क डन, ठीक है, एफ डॉट डी आर, ये इतना हो गया कि इसको ओवर का पावर कर पा रहा है, तो तुमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है? अब देखो, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पढ़ी होगी। ठीक है, एनर्जी चाहिए ना मेरे को, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी। इसमें एनर्जी ऐसे ही तो निकलेगी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर? अब वो जो तुम्हारी रेडिएशन थी, तो यहाँ से अगर मैं एनर्जी की वैल्यू निकालूं, तो क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। सिंप्लिसिटी के लिए मैं एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लेता हूँ उस सरफेस का। ठीक है, ये जो तुम्हारा सरफेस है ना, ये जो सरफेस, इस सरफेस एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया में 1 मीटर स्क्वायर ले लेता हूँ, सिंपली कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, तो एनर्जी मेरी आ गई कितनी? एनर्जी आ गई इंटेंसिटी इंटू टाइम। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो इंटेंसिटी इंसिडेंट हुई है, दो केस ले लेता हूँ, ठीक है,
एक I1 है और एक मेरे पास I2 है। एक बार मैं I1 ले लेता हूँ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर है। और दूसरी बार I2 ले लेता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो वर्क फंक्शन है वो मैं ले लेता हूँ तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। अब देखो क्या होगा। तुम्हारी एनर्जी कितनी हो जाएगी। एनर्जी तुम्हारी हो जाएगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू टाइम। और यहाँ हो जाएगा एनर्जी तुम्हारी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू टाइम। अब देखो, अगर मैं 1 सेकंड बाद मैंने करा दिया, ठीक है, तो एक ये इंटेंसिटी इस वाले मैटर पे पड़ रही है जिसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आफ्टर 1 सेकेंड कितनी एनर्जी हो गई। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकल पाएगा क्या। नहीं। 2 सेकंड बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा। 10 सेकंड बाद 10 नहीं, 9 सेकंड बाद कितना हो जाएगा। 0.5 इंटू 9 सेकंड कितना हो गया। 4.5 इलेक्ट्रॉन। ज्यादा हो गया। तो क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो जाएगा इस पॉइंट पे। 9 सेकंड बाद तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। 8 सेकंड बाद भी हो सकता है, 4 होता है। बस ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल कर सरफेस पर आ जाएगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है। इसलिए मैंने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया। क्लियर है। अब देखो इस केस में क्या होगा। इस केस में अगर मैं लूं एनर्जी 1 सेकंड के बाद, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 सेकंड के बाद ही इजेक्शन हो रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है। मैं दो ले लेता हूँ वर्क फंक्शन, दो मटेरियल लेता हूँ। अ, और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, रेडिएशन सेम रखता हूँ। तो दो मटेरियल ले लिए, एक 5 1 जिसका मैंने ले लिया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक ले लिया 5 2 जिसका मैंने ले लिया 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ इसी को ही। ठीक है। तो अगर मैं इसमें कराऊं तो 30 सेकंड बाद, ठीक है, एनर्जी कितनी हो जाएगी। 0.5 इंटू 30 इलेक्ट्रॉन, 30 सेकंड कितना आ गया। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। या 30 मत लो तुम, 40 ले लो। ठीक है। तो ये आ गया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 40 सेकंड बाद, ठीक है, 5 1 से इजेक्शन पॉसिबल हो जाएगा, 5 2 से इजेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो, तो ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। देखो क्या बोल रहा है। ये पहला नहीं, दूसरा देखो तुम। पहला भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बस मैंने इंटेंसिटी नहीं यूज कर रखा ना, तो इसलिए पहला नहीं पढ़वा रहा हूँ। क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted नो मैटर हाउ लो द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। कितनी भी लो हो इंटेंसिटी रेडिएशन की, फोटो इलेक्ट्रॉन का emission हो जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब यहाँ पे तुम फ्रीक्वेंसी को चेंज करो। मैं ये कह रहा हूँ, तुमने ये एनर्जी ली, इंटेंसिटी ये थी उसकी। अब उसकी फ्रीक्वेंसी तुम 10 हर्ट्स रख दो, 10,000 हर्ट्स रख दो, 50,000 हर्ट्स रख दो। लेकिन इस केस में तो इजेक्शन हो रहा है ना इंटेंसिटी के वेरी करने से। फ्रीक्वेंसी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा एनर्जी का। ठीक है। तो तुम्हारा पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन प्रूफ नहीं हुआ। फिफ्थ वाला पढ़ना एक बार, क्या करा। देयर विल बी नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ फोटोन ऑन द सरफेस एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो, ये क्या करा, कोई टाइम लैग नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो, 1 सेकंड के बाद नहीं निकल रहा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 9 सेकंड के बाद एकदम से निकल गया। इस केस में 40 सेकंड के बाद, मतलब 30 सेकंड के बाद निकल जाएगा। ठीक है। तो क्या हो रहा है, टाइम लैग आ रहा है ना।
तो तुम्हारा ये भी कैंसिल हो गया। देखो, अब काइनेटिक एनर्जी देखो, तुमने, मान लो तुम्हारा जो वर्क फंक्शन था वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तुमने एनर्जी प्रोवाइड कराई 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड कराई है, 15 में से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो तुम्हारी उस वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में लग जाएगी, और बाकी की जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो तुम्हारी किसके काम आ जाएगी? वो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी के काम आ जाएगी मूव करने की। ठीक है। अब पहला केस ये है। दूसरे केस में अब मैं इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज करूंगा तो वो चेंज करूंगा। अच्छा, इसको इंटेंसिटी मान लो। ठीक है। अब इंटेंसिटी अगर 20 कर दूं, ठीक है, तो यहां से इस वाले रिलेशन से यहाँ पे 20 रखूं, अब कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, जैसे ही मैंने इंटेंसिटी चेंज करी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई ना। और यहाँ क्या कह रहा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, इट वेरीज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी। वो क्या हो रहा है? तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो ये भी तुम्हारा फेल हो गया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो अब जब ये फेल हो गया, तो हमने क्या करा फिर? आइंस्टीन ने यूज किया क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। तो क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको कैसे एक्सप्लेन कर दिया, वो देखो अब तुम। ठीक है। तो ये तुम्हारा मैटर है। ठीक है। इस पे रेज इंसिडेंट होंगी। ठीक है। क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है, प्लैंक ने क्या बोला? एनर्जी का फॉर्मूला NH न्यू। क्लियर है? तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी तुम्हारी? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो NH न्यू/80। क्लियर है? तो वर्क फंक्शन मैंने पीछे लिखवा दी थी क्या डेफिनेशन? अगर नहीं लिखवाई थी तो लिख लेना वर्क फंक्शन की। ठीक है, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेना अगर नहीं लिखवाई थी तो। ठीक है। इट इज द मिनिमम एनर्जी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो क्लियर है? अब देखो, इंटेंसिटी जो है, H न्यू जो है, किसी भी रेडिएशन के लिए कांस्टेंट होगा। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और फ्रीक्वेंसी उस लाइट के रेडिएशन की। अब देखो, जब तुम लाइट को इंसिडेंट कराओगे, तो ऐसा थोड़ा ही होगा कि एक सेकंड, एक जो फोटोन आ रहा है वो दूसरी फ्रीक्वेंसी का आ रहा है, और दूसरा फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी का आ रहा है। जो तुमने सोर्स ली हुई है, उस सोर्स में फ्रीक्वेंसी तो सेट कर दोगे एक बार, और फिर उससे लाइट की रेज निकलती रहेंगी। ठीक है। जैसे तुमने यूवी रे लिया, तो यूवी रे की कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी ना। रेड लाइट ली, उसकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी। येलो लाइट ली, ग्रीन लाइट ली, वॉयलेट लाइट ली, ब्लू लाइट ली, सबकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, सेम है। तो एच न्यू तुम्हारा कांस्टेंट है। तो आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? N/80। और N क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर है? अब देखो, एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लगाएं, जैसे लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लास्ट में भी लगाया था, तो यहाँ पे देखो, जब ये करा था ना, ये एनर्जी कंजर्वेशन लगा के तो करा था। ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आएगा तुम्हारा? तुम्हारी एनर्जी जो प्रोवाइड कराई इंसिडेंट H न्यू, वो किस किस के काम आई? एक तो वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के आई, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी के काम आई। ठीक है। अब
वर्क फंक्शन को लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन को लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और ये जो फाई है ना, ये हर मैटर के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है। ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक है उस मटेरियल की, उस मैटर की। जैसे तुमने ये मटेरियल सोडियम लिया हुआ है, तो सोडियम का वर्क फंक्शन कांस्टेंट होगा। ठीक है। पोटेशियम ले रखा है, कुछ भी ले रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया तुम्हारे पास एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट आ रही है? एच कांस्टेंट है, न्यू नॉट कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड आ रही है? फ्रीक्वेंसी पे। और ये क्या कर रहा है? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी की कितनी पावर है? 1। तो लीनियरली वेरी कर रहा है। अब पढ़ो, फोर्थ वाला पढ़ो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, इट वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। फोर्थ पॉइंट प्रूफ हो गया। अब देखो, अगर तुम्हारा, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है यहाँ से? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है। ये इससे भी देख लो। एच तुम्हारा कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? न्यू माइनस न्यू। अगर किसी तरीके से न्यू नॉट ज्यादा है न्यू से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब ये नेगेटिव होने का मतलब क्या है? कि तुम्हारा जो पार्टिकल है ना, उसकी वेलोसिटी है ही नहीं, वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड है, बाउंड है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है? इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, देयर विल बी नो emission ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। एंड देयर विल बी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो इजेक्शन, यहाँ पे क्या आएगा? इजेक्शन। तो दोनों एक्सपेरिमेंटल हो गए। ठीक है। एक तुम्हारा ये भी हो गया, फोर्थ वाला भी। अब तुम्हारा थर्ड वाला बचा। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है थर्ड वाला? थर्ड वाला बोल रहा है एट एनी फ्रीक्वेंसी मोर देन न्यू नॉट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखो, एक फोटोन आया, एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। दूसरा फोटोन आया, दूसरे के साथ इंटरेक्ट करा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। हम ना कन्वर्जन रेट पढ़ते हैं एक। ठीक है। कन्वर्जन रेट मतलब एक जो फोटोन है, वो कितने इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो अगर तो तुमको कन्वर्जन रेट दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ हो, तो 100% मान के चलते हैं। 100% का मतलब ये है कि पहली तो बात, जितने भी फोटोन आए हैं वो सब इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरा कि एक फोटोन एक ही के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो अगर मान लो 1000 फोटोन्स आए, ठीक है, तो तुम्हारे 1000 फोटोन का 1000 इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। अगर 5000 फोटोन है तो 5000 का। अगर तुम्हारा कन्वर्जन रेट 50% है और तुमने 1000 फोटोन इंसिडेंट कराए, तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे 500 इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। समझ में आ गया? तो अगर कुछ ना दिया हो तो कन्वर्जन 100% लेके चलते हैं। मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अगर दे रखा है तो फिर देख लेना, 40% होगा तो 400 आ जाएगा, और 90% होगा तो 900 आ जाएगा। ठीक है। नॉर्मली हम कन्वर्जन रेट 100% लेके चलते हैं। ठीक है। अभी मैंने इंटेंसिटी का बताया था, एन एच न्यू अपॉन 80। एच न्यू कॉन्स्टेंट है, तो एन अपॉन 80। एरिया भी कॉन्स्टेंट ही होगा। ऐसा थोड़ा ही कि तुम्हारा जो मैटर का सरफेस एरिया है, या जो मटेरियल है जिस पे तुम इंसिडेंट कर रहे हो, वो घटता बढ़ता रहता होगा। ये जो है, ये जितना ले लिया स्पेसिमेन उतना ही होगा ना इसका एरिया। ये घटता बढ़ता थोड़ा ही रहेगा। ठीक है। तो आई तुम्हारा प्रोपोर्शनल आ गया एन बाई टी के।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। तुमने करंट पढ़ा होगा, करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। अब तुम अपनी ट्वेल्थ क्लास याद करो। ट्वेल्थ क्लास में तुम चार्ज को क्या लिखते थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अपॉन टाइम। ये एन बाई टी क्या है तुम्हारा? ये इंटेंसिटी तो है, यहां से। ठीक है। तो जो फोटो करंट है वो तुम्हारा, वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। क्लियर है? तो तुम्हारे जितने भी थे, और देखो, तुम्हारी क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है, मतलब तुमने पढ़ा होगा कि जैसे ही फोटोन इंटरेक्ट करेगा एकदम से इजेक्शन होगा। ठीक है। वही पता है ना, 10⁻⁻8 सेकेंड लगते हैं। ठीक है। तो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थ्योरेटिकल के साथ मैच करेगा। जैसे ही मैंने ये कंसेप्ट इंक्लूड करा, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन लॉ। ठीक है। ये है तुम्हारा प्लैंक्स क्वांटाइजेशन लॉ। हाँ, प्लैंक्स प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन लॉ। क्लियर? तो ठीक है। अब अब ये प्रूफ हो गया, मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थ्योरेटिकल एविडेंस के साथ प्रूफ कर दी। अब तुम्हारा ये आता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है। अब एच न्यू नॉट तुम्हारा वर्क फंक्शन था। ठीक है। तो इसको एच सी बाय लेमडा नॉट भी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं पे एच सी बाय लेमडा थ्रेश होल्ड भी लिखा हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, हाँ, तुम्हारा क्या होगा? देखो, ये तुमने मटेरियल सरफेस लगाया, ये मटेरियल सरफेस है, इस पे रेज इंसिडेंट कराई एच एन फ्रीक्वेंसी की, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। इधर तुमने क्या करा? इधर एक पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करा दिया। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा दिया। और यहाँ तुमने क्या करा? एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर, ये पोटेंशियल। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा और इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा डिटेक्शन ऑफ। ठीक है। ये apparatus ऐसे सेटअप है, ये सेटअप है तुम्हारा डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है। एक और बनता है, वो होता है मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। उसमें क्या करेंगे? अब देखो, काइनेटिक एनर्जी मेजर करनी है, तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ये जो इसमें इनकी काइनेटिक एनर्जी, ये जो बाहर निकल रहे हैं, इनको इससे तुम एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो, एक्सीलरेट करा रहे हो। अगर इसी को ही हम इसके इक्विवेलेंट कर दें, यहाँ पे देखो, क्या करा हमने? फ्रीक्वेंसी एच न्यू एनर्जी के प्रोवाइड कराए, और इलेक्ट्रॉन इधर से इजेक्ट होना कर यहाँ पर आने लगे। अब मैं क्या करूं? इस पे ना मैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दूं। अगर मैंने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, पोलैरिटी रिवर्स कर दी ना। इधर देखो, इधर पॉजिटिव पोलैरिटी है, उधर नेगेटिव पोलैरिटी है। तो जैसे ही मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, उसमें क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे नीचे पाएंगे। तो
पहले क्या होगा, पहले जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो रुकेंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी वो भी रुक जाएगा। इसलिए यहाँ पे तुमने देखा होगा ना, के ई मैक्स लिखा हुआ है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है। तो जब वो भी रुक जाएगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? वो इक्विवेलेंट होगा तुम्हारा स्टॉपिंग, जिस पोटेंशियल पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी पार्टिकल भी रुक जाए उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी इक्वल आ जाएगी। ठीक है। काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो लिख लो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो, स्टॉपिंग पोटेंशियल V of S, the potential at which electron with maximum kinetic energy is stops। ठीक है, या स्टॉप। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। अब देखो क्या है। अच्छा, इसमें ये तो एक्सप्लेन कर दिया था ना मैंने तुमको। यहाँ पे देखो, जो एनर्जी कंजर्वेशन बताया था तुमको, क्या आया था, एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, ये वर्क फंक्शन है। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। और इसी को तुमने क्या लिख दिया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस न्यू नॉट के ही मैक्स। अगर इसको हम प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करूं मैं, किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। ठीक है। तो तुम्हारा कुछ कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा न्यू नोट है, और ये तुम्हारा माइनस एच न्यू नोट। वाई पे इंटरसेप्ट, वाई पे इंटरसेप्ट ये तो देगा सी, तो क्या है, माइनस एच न्यू नोट, और ये न्यू नोट है। क्लियर है? अब देखो, इसके मदद से तुम प्लांक्स कांस्टेंट निकाल सकते हो इस एक्सपेरिमेंट के। क्या करो, तुम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, ठीक है, ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ये वाला, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या करो तुम, देखो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को वेरी करो, एक बार 2 हर्ट्स ले लो, एक बार 3, एक बार 5। ठीक है, ऐसे ही वेरी करते चले जाओ, और उसी के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी जैसे ही चेंज करते जाओगे। तो उसको प्लॉट करो। ठीक है, देखो आगे देखो, क्या करो, इधर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करो और इधर काइनेटिक एनर्जी प्लॉट करो, और ऐसा कुछ आएगा। तो इसका इसका जो स्लोप आएगा तुम्हारा, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, वही तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। यहाँ देखो ना, यहाँ बताया हुआ ना, एच क्या है, एच स्लोप है, ये एच क्या है तुम्हारा, कंपेयर करो ना एम से, एच क्या है, स्लोप है। ठीक है। अब देखो, हाँ, एक और ग्राफ देखो, दूसरा हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी में और इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी को इंडिपेंडेंट है, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। न्यू कांस्टेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। क्लियर है? तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी को कितने वेरी कराओ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? तो अगर ये क्लियर है तो इसके बाद एक ग्राफ और देखो। ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तुम्हारा फोटो करंट, आईपी है तुम्हारा फोटो करंट, और यहाँ आएगा तुम्हारा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, अब मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता जा रहा था, तो क्या हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती जा रही थी। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती जा रही थी, तो मतलब क्या है, करंट भी तो डिक्रीज करता जा रहा है ना। तो जैसे जैसे मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन में कम करता जाऊंगा, तो तुम्हारा क्या है, करंट डिक्रीज करता जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे, तो यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे तो करंट फ्लो करना कम कर जाएगा। पहले जो है वो कम काइनेटिक एनर्जी वाले रुकेंगे, फिर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक भी नहीं जाएगा, और उस टाइम पे तुम्हारा करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है? तो क्या होगा तुम्हारा, ये रहेगा, और एक टाइम पे आके करंट, ठीक है, जब ये हो गया, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो तब तुम्हारा करंट जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, तुमने पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दिया, लेकिन उस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करने पे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे ना, जो इस डायरेक्शन में इजेक्ट होकर ऐसे मूव कर रहे होंगे, तो वो तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे उसी डायरेक्शन में मूव करते हुए चले जाएंगे। जैसे कोई एक पार्टिकल है, उस पर फोर्स लगाई और फिर मैंने फोर्स हटा ली, तो वो तो उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला जाएगा ना, अगर फोर्स जीरो है तब भी। तो इसलिए जीरो नहीं हुआ। जब नेगेटिव डायरेक्शन, जब इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा, तब वो स्टॉप होना शुरू होगा। क्लियर है? जब अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करना शुरू करूंगा, तब जीरो होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब करूंगा, तो तब ये क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्टॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है? उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, वीएस। ठीक है? और यहाँ पे क्या है, तुम्हारा न्यू कांस्टेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है। ठीक है? तो क्लियर है? अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं, ठीक है, ये I1 इंटेंसिटी है, और एक I2 इंटेंसिटी लूं, जो कि I2 बड़ी है I1 से। अगर इंटेंसिटी बड़ी होगी तो क्या होगा, तुम्हारा नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे तो करंट भी ज्यादा होगा। क्लियर है? करंट एन पे डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है? एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर है? तो ये ग्राफ, ऐसे ही अगर एक और कोई फ्रीक्वेंसी ले लो जो कि बड़ी है, I3 ले लो, ठीक है, जो कि उससे बड़ी है, तो और ज्यादा आ जाएगा। ठीक है? लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। और फ्रीक्वेंसी तुमने वेरी नहीं करी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वेरी नहीं करेगा। क्लियर है? तो एक तुम अब ड्रॉ कर लो, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, सेम फोटो करंट पे ही, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस पे ही। ठीक है, वी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? तो क्या होगा तुम्हारा, आई भी कांस्टेंट है और न्यू भी कांस्टेंट है, ये न्यू वन के लिए है। तो क्या आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वन। अब देखो, फोटो करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करता ही नहीं, तो क्या होगा, फोटो करंट चेंज नहीं होगा। अगर मैं न्यू टू भी ले लूं, ठीक है, तो न्यू टू के लिए भी ये सेम ही रहेगा। ठीक है? बस लेकिन क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद ये चेंज हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जब आएगा, ये क्या हो जाएगा, VS2। तो काइनेटिक एनर्जी वेयर न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है,
तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए उसको रोकने के लिए, उसके लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी रोकने के लिए, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और ज्यादा फोर्स मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो ये पड़ी थी ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी है। ठीक है। तो वेलोसिटी हाफ वी ई स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, हाँ, एक चीज और देख लो। जैसे तुमने ये सोर्स है तुम्हारी, ठीक है, और यहाँ से तुम्हारी रेडिएशन एमिट हो रही है, जो कि मैटर सरफेस पे फॉल कर रही है। ठीक है। अगर मैं, ठीक है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करूं, ठीक है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करूं ये मान लो यहाँ पे तुम्हारा सरफेस रखा हुआ है, तो इंटेंसिटी कितनी होती है तुमको पता है? ठीक है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो मान लो आई नोट जो है वो तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन यहाँ पे, ये जो है, जो सोर्स से निकल रही, ठीक है, जो तुम्हारी आई है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो कि तुम्हारी मैटर सरफेस पे फॉल कर रही है। क्लियर है? तो तुमको एक बात पता है कि जो एमिटेड इंटेंसिटी होगी, ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है, एमिटेड, और जितना उस पर फॉल करेगी, ठीक है, इन, अच्छा, इंटेंसिटी के फॉर्म में नहीं, एनर्जी के फॉर्म में ले लो। ठीक है। तो एनर्जी एमिटेड, एनर्जी एमिटेड वो बराबर होगी एनर्जी इंसिडेंट के, और एनर्जी पर यूनिट पावर सेम। ठीक है। तो इंटेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी को लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी इंसिडेंट की। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू एरिया ऑफ सोर्स अपॉन एरिया ऑफ सरफेस। क्लियर है? यहाँ जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम? एनर्जी पर यूनिट टाइम। वो कितनी है? एनर्जी पर यूनिट टाइम को यहाँ से इंटेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं, तो आई आई नोट हो गया अपॉन ये एरिया बचा ही हुआ है, और इसका भी फिर आई नोट अपॉन एरिया, तो वही लिखा हुआ है। तो सरफेस तुम्हारा जो है वो 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, आई नोट अपॉन एरिया ऑफ सोर्स, और इस सरफेस पे, ये सरफेस कैसा है स्फेयर, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? तो फॉर्मूला याद रखना, आई इज इक्वल टू आई नोट एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ सोर्स। क्लियर है? तो ये था तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड मैं तुमको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है। बाकी तो नेट गेट में जो आए होंगे वो देख लेना।
तो देखो, देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, when a metallic surface when a metallic surface is illuminated by a light of wavelength lambda, the stopping potential is V naught. When the same source is the same surface, the surface is illuminated by light of wavelength V lambda, the stopping potential changes to 3 V naught, V naught by 4. The threshold wavelength, the threshold wavelength of the metallic surface is, A ऑप्शन है 4 लैम्डा, बी ऑप्शन है 6 लैम्डा, सी ऑप्शन है 9 लैम्डा, डी ऑप्शन है 4/3 लैम्डा। देखो, हमें पता है वर्क फंक्शन क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा थ्रेशोल्ड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, एच सी अपॉन लेमडा माइनस वर्क फंक्शन, ये पढ़ा है ना काइनेटिक एनर्जी का, एच न्यू माइनस फाई नॉट। और ये कहाँ से आया, ये आया तुम्हारा एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई। ठीक है, यहाँ से ये आया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस, और वी एस को किससे डिनोट कर रहा है, वी नॉट से, तो वी एस ना लेके वी नॉट ही ले लो तुम। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाइन। ठीक है, और दूसरे केस में आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन 3 लेमडा माइनस फाइव नॉट। अब देखो दोनों इक्वेशन से क्या करो तुम, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन का ना। एक काम करो, ये वी नॉट बाय 4 है। ठीक है, अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाइव एच सी अपॉन 3 लेमडा माइनस फाइव।
इसको इधर लेगा और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जीरो हो जाएगा ये। ठीक है। या फिर पूरे को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1/4 एच सी अपॉन लेमडा -5, 1/4 से मल्टीप्लाई करा इसको, 1/4 1/4 और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो कट के जीरो हो जाएगा। ठीक है। क्या जाएगा, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया HC/4 लेमडा, ये उठ के इधर आएगा -HC/3 लेमडा, और ये आ जाएगा तुम्हारा -5 +5/4। तो ये जाएगा तुम्हारा HC/4 लेमडा, 1/3 लेमडा 1 तो रहेगा -HC/लेमडा कॉमन लो, 1/4 -1/3, 5 कॉमन लो, 1/4 - 1, HC/लेमडा कितना है, 12। तीन में से कितना है, 3 - 4 -1, और ये कितना है 5, 1 - 4 -3/4, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9, तो 5 आ गया HC/9 लेमडा। और 5 की जगह यहाँ रख दो HC/9 लेमडा, HC/लेमडा थ्रेशोल्ड, HC से HC कैंसिल, तो लेमडा थ्रेशोल्ड आ गया 9 लेमडा। क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आएंगे। ठीक है। तो ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इतना ही है, और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे। ओके। थैंक यू।